गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, आपके न्यूरोग्लियल सेल्स क्या हैं, ये सब पूरा अपन डिस्कस कर चुके। आपको ध्यान होगा फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने जो आपको चार्ट बनवाया था नर्वस सिस्टम का, उसमें दो पढ़ते हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा अपन डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन यहां तक पूरा कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले इसके अंदर मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूंगी इसे सुन लीजिए। ये तो आपको पता ही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये आपके न्यूरल ट्यूब से डेवलप होता है, इट फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। और ये जो न्यूरल ट्यूब है, ये जो आपके एम्ब्रियो की जब गैस्ट्रुलर स्टेज होती है उस समय पर एक्टोडर्म से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कि ये किससे फॉर्म होगा, आपके न्यूरल ट्यूब से। अभी एक लाइन मैंने बोली कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, आपका ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। तो आपके न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट करता है, और न्यूरल ट्यूब का जो कॉडल पार्ट होता है उससे आपके स्पाइनल कोड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट से न्यूरल ट्यूब के ब्रेन डेवलप हुआ, इसके कॉडल पार्ट से आपके स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट हुआ। ये सबको क्लियर होगा। अब अपन ह्यूमन ब्रेन की अगर पोजीशन की बात करें कि कहां लोकेटेड है, तो स्कल के अंदर इट इज सराउंडेड बाय वन ऑक्सीपिट, एक फ्रंटल, दो टेम्पोरल, दो एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन। आपको ध्यान होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम जब मैंने डिस्कस किया था, स्कल की अपन ने बोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो कौन सी कितनी है ये आपको पता ही है। तो ब्रेन जो है स्कल के अंदर किन किन बोन से सराउंडेड रहता है, एक फ्रंटल बोन, दो पैराइटल बोन, दो टेम्पोरल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये हुई ब्रेन के लोकेशन की बात। दूसरा, अगर वेट की बात करें तो मेल के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर इसका वेट अलग अलग है। ठीक है, वैसे बोलते हैं लड़कियों में दिमाग कम होता है, पर ऐसा नहीं है, सिर्फ वेट के अंदर, क्योंकि बोन्स के मास से है। जैसे मेल के अंदर है इसका 1450 ग्राम। ठीक है, फीमेल के अंदर होता है इट इज 1250 ग्राम। ब्रेन का वेट है ये। ठीक है, मास मतलब सिर्फ वेट वाइज बात की है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से इंटेलिजेंसी लेवल कम होता है। ठीक है, उसको इस तरह से मत लेके जाइएगा। तो ये अपन लोगों ने वेट की बात की कि किसमें कितना वेट है, लोकेशन समझ में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इंक्लूजन आपको पता ही है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, न्यूरल ट्यूब से डेवलप हो रहा है, ये आपको समझ में आया। एंटीरियर पार्ट से ब्रेन, इसके कॉडल पार्ट से स्पाइनल कोड, इतना तो समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट थिंग, इसके ब्रेन और स्पाइनल कोड की बात करें तो आपका जो ब्रेन है इसका अप्रोक्सीमेटली, ये आपको ध्यान होगा टीवी में बहुत एडवर्टाइज आता है आपके बॉर्नविटा का कि बच्चों का दिमाग का विकास कब तक, किस साल की उम्र तक हो जाता है, उसमें आता है ना, तो ये चीज तो आपको याद रहती होगी। तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है ये आपकी 2 साल तक की उम्र के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, और 100% डेवलपमेंट जो है आपके ब्रेन का ये 6 साल की उम्र तक, 6 to 7 इयर्स की एज तक अचीव हो जाता है। स्पाइनल कोड की बात करें तो स्पाइनल कोड का जो 100% डेवलपमेंट है आपका, ये 4 to 5 ईयर की एज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन का 70 to 80% डेवलपमेंट 2 साल की उम्र तक हो जाता है। 6 से 7 साल की उम्र के अंदर 100% डेवलपमेंट हो जाता है आपके ब्रेन का। स्पाइनल कोड का 100% डेवलपमेंट 4 to 5 इयर्स की एज तक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्रेन को इट इज द, ये समझ में आ गया इतना, ये तो इजी सा कंसेप्ट था। इसके जस्ट बाद अपन मेनिंजेस, द मेनिंग्स यानी कि कवरिंग्स ऑफ ब्रेन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 वो है इसकी मेनिंजेस, दैट इज द ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड द पायामीटर। ये क्या है हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आप इसे लिख लो। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड।
विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल ट्यूब से बनते हैं, विच इज ये न्यूरल ट्यूब जो है इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, विच डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म आफ्टर गैस्ट्रुला स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर इट डेवलप फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब। एंटीरियर पार्ट से क्या डेवलप होगा, इसके पोस्टीरियर पार्ट से क्या डेवलप होगा, ये लिख लीजिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका इट डेवलप फ्रॉम न्यूरल ट्यूब इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब समझते हैं क्या आप लोग? इंट्रा मतलब हाँ, सिंपल वर्ड को तोड़ के ही सिंपल इंग्लिश मीनिंग ही पूछ रहे हैं, इसका है इंग्लिश का हिंदी मीनिंग। इंट्रा मतलब अंदर, यूटेराइन मतलब यूट्रस, यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम न्यूरल ट्यूब इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ। अब न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है, एक बार घर जाके इसको चेक करना, ये जो मैंने बोला तो है आपको इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता है, कल बताना। और मुझे एंटीरियर पार्ट जो है आपके न्यूरल ट्यूब का, ये बनाता है आपके ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। और आपके न्यूरल ट्यूब का जो कॉडल पार्ट होता है, इट डेवलप इनटू स्पाइनल कॉर्ड। फॉर्म की जगह डेवलप लिखो, ये टर्म ज्यादा सही है। ठीक है, फिर अपन ने ब्रेन के डेवलपमेंट की बात की थी इसकी, तो लिखो आप एक काम करो, इसकी पोजीशन और वेट लिख लो। अपन ब्रेन की पोजीशन की बात करें तो स्कल के अंदर, इन स्कल इट इज सराउंडेड बाय एक फ्रंटल, दो पैराइटल, दो टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन जो है उससे सराउंडेड रहता है, और एक ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वेट की बात करें ब्रेन के, तो मेल के अंदर कितना है और फीमेल के अंदर कितना है, ये आप लोग लिख लीजिए। इट इज 1450 ग्राम और 1200 ग्राम, शायद मैंने 1250 लिखा था फीमेल के अंदर, 1200 कर लीजिए। इट इज 1200 ग्राम इन फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर हम लोग इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसको ऐसे लिख लो कि आपका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है
इसका 70 to 80% डेवलपमेंट तो approximately 70 to 80% development of brain it occur at the age of 2 years. 2 साल की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसका 100% डेवलपमेंट ये आपको अचीव होता है 6 से 7 साल की उम्र के अंदर। स्पाइनल कोड के डेवलपमेंट की बात करें तो स्पाइनल कोड का आपका 100% डेवलपमेंट जो है ये आपकी 4 to 5 इयर्स की एज में गेन हो जाता है। क्लियर? आगे आपको इतना समझ में एकदम इजी से पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिंजेस और द मेनिंग्स ऑफ ब्रेन। आपका जो ब्रेन है ना, इसको कनेक्टिव टिश्यू की 3 लेयर जो है ये कवर करती हैं। ये जो 3 लेयर्स हैं इनका नाम है, एक है ड्यूरामेटर, एक है अरेक्नॉइड और एक है आपका पायामीटर। आपने सुना होगा इन लेयर्स के बारे में, शायद 10th क्लास के पहले 10th क्लास में कभी ना कभी आपको अगर ये सुनने में आया हो, आपको नाम शायद पता होंगे। हाँ, ये जो मेनिंजेस है ये शायद आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एनसीईआरटी की मैं बताती हूँ, एनसीईआरटी रोज का रोज पढ़ा करो, तो एनसीईआरटी में क्या इंक्लूजन है क्या नहीं है ये अपन साथ के साथ ही डिस्कस करते जाते हैं, इसलिए ठीक है। ये लिख लिया आपने, हटा दू इसे। आप बोलते हैं जो नहीं है वो तो बता देते हो, जो है वो नहीं बताते, तो उसे मैं बोलती नहीं हूँ, जो है वो सारा का सारा इसमें कवर अप हो रहा है, जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ अपन बोल देते हैं क्या ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। पर बहुत से बच्चे स्ट्रिक्ट एकदम एनसीईआरटी को कंपाइल्ड होकर चलते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मेनिंजेस से, ठीक है। हाँ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी 2 ऐसे चैप्टर्स हैं कि वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला है, पूरा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता बॉटनी सेक्शन, तो उसमें आप चाहो तो स्ट्रिक्ट आप बिल्कुल कोई स्किप करके ही जा रहा है उन चैप्टर्स को, तो उससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी से एकदम एनसीईआरटी फॉलो कर लो, तो उतना काफी है उसके लिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मेनिंजेस या फिर मेनिक्स ऑफ ब्रेन। अभी मेनिंजेस क्या होता है ये तो समझ में आ गया आपको। मैंने अभी बताया था कि जो ब्रेन है ना, इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इन्हें अपन बोलते हैं मेनिंजेस और मेनिक्स ऑफ ब्रेन। लिख लो ये भी, ब्रेन इट इज कवर्ड बाय ये तो 3 मेनिंजेस है, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, बाय लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज टर्म्ड एज मेनिंजेस और मेनिक्स। अब ये जो 3 लेयर्स है ना, इनको पहले आप इसका डायग्राम देखिएगा, यहीं से आपको पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन थ्योरी सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट आपको यहीं से पूरा समझा दूंगी, तो ध्यान से देखना। आप लोग चाहो तो साथ के साथ मेरे बना सकते हो फिर।
दिस इज ड्यूरा मैटर। 3 लेयर्स बताई ना मैंने आपको, 3 मेनिंजेस है। ये तो है आपका ड्यूरा मैटर, ये है आपका अरेक्नॉइड, और ये वाली लेयर है आपकी पायामीटर। अब ये जो मैंने ऐसे फिंगर शेप प्रोजेक्शंस बनाए और ये अरेक्नॉइड लेयर के अंदर है, तो फिंगर शेप प्रोजेक्शन ये तो पता, अपन उसे विलाय बोलते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। अरेक्नॉइड के अंदर है, इसीलिए स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाय। ठीक है, ये जो मैंने स्पेस बनाया है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ये इट इज द क्रेनियल वीनस साइनस। क्रेनियल, अभी सिर्फ नाम लिख लो, क्या कैसे क्या है सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो ये सारी लेबलिंग की जो आउटर मोस्ट लेयर मैंने आपकी बनाई है, इसको बोला मैंने ड्यूरामीटर। ये मिडिल में जो लेयर बनाई, इसको बोला मैंने अरेक्नॉइड। ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर के बीच में जो स्पेस मैंने बनाया है, इट इज द क्रेनियल वीनस साइनस। इस क्रेनियल वीनस साइनस के जस्ट नीचे आपकी अरेक्नॉइड की जो लेयर है, इसके अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाय। ये जो आपकी इनर मोस्ट लेयर मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं अपन पायामीटर। ठीक है, अब आपकी जो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस। इट इज नोन एज सबड्यूरल स्पेस। और आपके पायामीटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है, इसको अपन बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। आगे यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेनिंजेस और मैनिक्स। अब इसका थ्योरी सेक्शन देखो, मैं आपको यहीं से सब एक्सप्लेन करती जा रही हूं। ये तो सबको पता है यहां से डायग्राम से कि 3 लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कवर करती हैं। एक है ड्यूरामेटर, एक है आपका अरेक्नॉइड और एक है आपका पायामीटर। ठीक है, अब डायग्राम को देख के आपको यह भी पता लग रहा है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपकी ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर को अपन बोलते हैं अरेक्नॉइड, और जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी, ये है पायामीटर। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रख लेना ड्यूरामीटर के बारे में, जो आपको ये तो यहां से पता लग ही रहा है ड्यूरामीटर के बारे में, ये भी आपको देखने से पता लग रहा है। आप देख रहे होंगे जनरली मैंने ये ड्यूरामीटर को डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर बताया है, जो कि फिर बीच में से बना रखा है ना मैंने, जो कि जनरली फ्यूज्ड होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सेपरेटेड है एक दूसरे से। वो जगह है ये वाली, यहां पर मैंने ऐसा नहीं शो किया। ठीक है, तो जहां पर ये ड्यूरामेटर की जो दोनों लेयर जो है ये आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगी, उस जगह को, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनस। इसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है आपके। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई कि जो आपकी फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन, इट इज द ड्यूरामेटर। एक चीज जो आपको इसमें याद रखनी है, ये रिजिड और थिक होती है। ठीक है, कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। ये आपको डायग्राम से पता लग रहा है कि जनरली इट इज डबल membrane layered, which are generally fused with each other, but at several places they are separated from each other, forming a space which is called cranial venous sinus, which is filled with blood. ठीक है, ये सब कुछ है आपके, सिर्फ इतना ही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ड्यूरामेटर के बारे में। तो ये चीजें तो आपको डायग्राम से ही पता है। एक चीज जो एक्स्ट्रा याद रखनी है वो ये है कि रिजिड है, थिक है और कोलेजन फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। बाकी सब फर्स्ट और आउटर मोस्ट लेयर है, जनरली डबल मेम्ब्रेन लेयर है जो आपस में फ्यूज रहती है। जहां पर फ्यूज नहीं है उसको स्पेस को बोला अपन ने क्रेनियल वीनस साइनस। इसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो मेनिंजेस है, जो लेयर है, इट इज द अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड के बारे में पता लग रहा है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये तो रिजिड और थिक थी, ये वाली जो लेयर है ये आपकी थिन और डेलिकेट होती है। ठीक है, इट इज थिन एंड डेलिकेट। और अरेक्नॉइड जो लेयर है आपकी ब्रेन की, इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर ये है कि ये लेयर आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अरेक्नॉइड जो लेयर है ब्रेन की,
ये सिर्फ आपको मैमल्स के अंदर ही देखने को मिलती है। ये तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो ध्यान रखना है कि सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलती है, थिन है और डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मिडिल लेयर है, ये आपको डायग्राम से पता लग ही रहा है। फिर ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बनाया अरेक्नॉइड विलाई, ठीक है। तो ये जस्ट क्रेनियल वीनस साइनस के नीचे है, तो यही पॉइंट है कि जस्ट बिलो द क्रेनियल वीनस साइनस ये जो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड विलाई। ये अरेक्नॉइड विलाई क्या करता है, ये आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस से, सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आपका सेंट्रल सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, फ्लूइड होता है ना एक, बताओ। अरे यार इतना तो पढ़ चुके, अब ये नहीं पता सीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो आपके, चलो ये मैं बता देती हूँ, यहां पर जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना, यहां पर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज द सीएसएफ, ये फिल्ड रहता है, ठीक है। तो ये अरेक्नॉइड विलाई क्या करते हैं, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो सीएसएफ यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो फिल्ड है, इसको अब्सॉर्ब करके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां से सीएसएफ का अब्सॉर्ब करके क्रेनियल वीनस साइनस में रिलीज कर देंगे, ये काम है अरेक्नॉइड विलाई का, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट द सेकेंड लेयर दैट इज अरेक्नॉइड, ये समझ में आया। नेक्स्ट लेयर है आपकी पायामीटर। ये आपको पता है कि इनरमोस्ट लेयर होती है, इट इज थिन एंड द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ये आपको दिख रहे हैं, ये नंबर ऑफ फोल्ड्स है इसके अंदर, ठीक है। गायरे सल्काई क्या है ये बाद में मैं डिस्कस करूंगी, ये तो इतना समझ में आ गया इनरमोस्ट मेम्ब्रेन है। हाँ, अब जो नेक्स्ट लेवलिंग मैंने आपको बताई थी, सबड्यूरल स्पेस एंड द सब अरेक्नॉइड स्पेस, इसके बारे में जो आपको यहीं से पता लग रहा है कि आपके ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है, इसे हम बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, और आपके अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का जो स्पेस है, इसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस। एक एक पॉइंट इसके बारे में एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है, वो ये तो मैं यहां पर तो बता ही चुकी अभी एक लाइन कि सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर तो क्या फिल्ड रहता है आपका, सीएसएफ। ऐसे ही आपके सबड्यूरल स्पेस के अंदर सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। सबड्यूरल स्पेस के अंदर इट इज फिल्ड विद द सीरस फ्लूइड एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस इट इज फिल्ड विद द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट द मेनिंजेस और द मेनिक्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये डायग्राम याद करना। उसके बाद अब आप लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, ये चीजें अब ऑलमोस्ट मैं हर लेक्चर में बताती हूँ, तो ये आपके स्किल्स को अपने आप डेवलप हो जानी चाहिए कि बताना नहीं पड़े। मैं बताती हूँ ना कि नोट्स कैसे बना, मेनिंजेस और मेनिक्स ऑफ ब्रेन की थ्योरी सेक्शन क्या है मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी। अब आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो कि ये डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम से रिलेटेड मैंने एक दो तो एक्स्ट्रा पॉइंट बोले, जैसे कि इस पर आप ऐसा एरो करके लिख सकते हैं कि ये तो लिखने की जरूरत नहीं होगी किसी को कि फर्स्ट और आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये लिख लो कि ये रिजिड है और थिक है, ठीक है बस। और ये क्रेनियल वीनस साइनस, ये सेपरेटेड स्पेस और ये फ्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता दिया तो समझ में आ गया होगा। तो बस इसमें ये लिखोगे तो ड्यूरा मैटर का पूरा थ्योरी सेक्शन कवर हो जाएगा। ऐसे ही अरेक्नॉइड अभी मत लिखो, घर जाके लिख लेना इसे, ठीक है। अब इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कितना पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को पता है मैं बोलूंगी तो भी अभी बैठ के लिखेंगे, उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं घर जाऊंगा तो मुझे यहाँ तक याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसा भी आपको सूटेबल लगे वो कर लेना। ये अरेक्नॉइड है, इसमें आप या मिडिल लेयर ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डाल के बस ऐसा एरो करके ये लिख लो कि आपकी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। अरेक्नॉइड विलाई के बारे में तो लिखने का जरूरत है ही नहीं, तो समझ जाओगे आप ये अरेक्नॉइड विलाई है, किसको क्या बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेना अरेक्नॉइड विलाई के बाद ये एरो करके कि ये सब अरेक्नॉइड स्पेस से सीएसएफ को अब्सॉर्ब करके रिलीज इनटू द क्रेनियल वीनस साइनस, ठीक है। तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। पायामीटर तो मैं अभी बताऊंगी, तब क्या लिखना है वो बता दूंगी। ये जो दोनों स्पेस लिखा है, ठीक है, इसमें एरो करके लिख दो सबड्यूरल स्पेस के अंदर इट इज फिल्ड विद किससे, सीरस फ्लूइड, और इसके अंदर सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर ऐसा एरो करके लिख दो सीएसएफ। तो अगर आप इतना वर्कआउट कर लोगे ना तो बस फिर आपका जब एग्जाम टाइम आएगा लास्ट मोमेंट पे, सिर्फ ये डायग्राम पढ़ा ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा, एक भी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन ये अप्लाइड है उसके लिए कि क्लास ध्यान से सुनो, प्लस आज का आज आपको समझ में सब आ जाता है, आपको याद भी रहेगा आज की ये ऐसे इसका मतलब फ्यूज्ड है, ये सेपरेटेड है तो क्रेनियल वीनस साइनस है। लेकिन
तब भी आपको पता होते हुए भी आपको इसको थ्योरेटिकली पढ़ना है एक बार घर जाकर। रीजन, जिससे कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, फिर जब आप बैक पोर्शन में रिवाइज करते हैं इसी टॉपिक को तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आप पैराग्राफ ऐसे न्यूज़पेपर रीडिंग मारते हो वैसे ही तो हटाना है। तब भी लेकिन एक बार इस लाइन को पढ़ो, जिससे कि क्या है, आप जो इस डाटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव किया है, कंप्यूटर में भी बहुत सारे डाटा स्टोर करते हो तो बार बार रिफ्रेश मांगता है ना, तो बस उसी के लिए है। उसको न्यूज़पेपर रीडिंग लगा के बैक पोर्शन में भी क्यों पढ़ना है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपने जो सेव किया है ना उसको आप अच्छी तरह से सेव कर दो कि बीच में डिलीट नहीं हो जाए एग्जाम टाइम तक। ठीक है, फिर एग्जाम टाइम जब आएगा, लास्ट के 2 महीने जब बचते हैं आपके रिवीजन के लिए, तब नहीं बोलती मैं कि थ्योरी सेक्शन पढ़ो, सिर्फ इतना पढ़ लो, ये जो सिर्फ डायग्राम ही पढ़ लोगे ना तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर अप हो जाएगा। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ के बाद बताती हूँ, लेकिन क्यों मैं ऐसा बोलती हूँ, जिसमें नहीं बताती तो आप हर लेक्चर में मैं ऑलमोस्ट हर एक चीज का बताती हूँ। किसी चीज का स्किप हो जाता है तो वो आपके खुद के स्किल्स डेवलप हो जाने चाहिए कि आप कैसे उसको 1-2 लाइन के अंदर पूरा पैराग्राफ की समरी नोट कर लें, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में वो आपको बहुत बेनिफिशियल हो। अब जैसे कि इसके पहले जो मैंने ब्रेन का डेवलपमेंट वाला बताया था, ये चार्ट सफिशिएंट है, सिर्फ इसके आगे 1-2 लाइन और लिखनी है। ये तो आपने पहले लेक्चर से ही पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का वो है। सिर्फ ऐसे करके लिख लेना न्यूरल ट्यूब, फिर ऐसे 2 एरो बनाना, एक में लिखना एंटीरियर पार्ट, एक में लिखना कॉर्डल पार्ट। एंटीरियर पार्ट के आगे लिखना आप क्या डेवलप होता है इससे ब्रेन, कॉर्डल पार्ट के आगे स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ये डेवलपमेंट वाला ये हिस्सा। बस अभी तक जितना भी पढ़ाया है ना, ये मैक्सिमम 2 या 3 लाइन का ही काम हुआ, लेकिन उसके अंदर आप ये पूरा का पूरा इतना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्किल्स अपने आप में डेवलप किया करो। रीजन क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं सोचते भी है यार मैं भी इतना ही पढ़ता हूँ, मेरे बगल वाला भी इतना ही पढ़ता है, 12 घंटे मैं पढ़ता हूँ, 12 घंटे ही वो पढ़ता है। सपोज पढ़ते हो अगर आप 12 घंटे, नहीं पढ़ते होंगे, 12 घंटे तो बहुत होता है, तो आप सोचते हैं यार मैं भी 12 घंटे ही पढ़ता हूँ, वो भी 12 घंटे ही पढ़ता है, फिर साला इसके नंबर ज्यादा क्यों आते हैं? रीजन यही होता है, दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं सबके पास ही, टॉपर के पास भी और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उसके पास भी, और उसकी जो रैंक पीछे आती है उसके पास भी। हाँ, एक तो मेहनत वाला फैक्टर वर्क करता है, कुछ बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है तो उनकी तो अपन बात ही नहीं करें, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं तो सोचते हैं ना ऐसा क्यों होता है। स्मार्ट स्टडी, सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप सोचो कि आप जैसे साल भर पढ़ रहे हो वैसे ही आप लास्ट के 2 महीने में पढ़ो, तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? इतना सारा बायो, इतना सारा फिजिक्स, इतनी केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे? पढ़ ही नहीं सकते आप, रिवाइज कर ही नहीं सकते, और रिवीजन नहीं कर सकते जिस चीज का, वो एग्जाम में आप नेगेटिव ही करके आओगे, ये श्योर है। एक होता है चीज छोड़ दो ज्यादा बेटर होती है, नेगेटिव तो नहीं हुआ, 0 ही आएगा, लेकिन वो बिना रिवीजन वाला तो यार पढ़ा भी है, वो क्या है अपने मन में ऐसे लालच आता है, साला इतना टाइम वेस्ट किया इसको पढ़ने में और साला क्वेश्चन नहीं बन रहा, करूं ही सही, तो वो नेगेटिव करे आते हैं अपन, तो वो सबसे गलत फैक्टर होता है। इसीलिए रिवीजन मस्ट है, रिवीजन का तरीका यही होना चाहिए आपका। ठीक है, चलो हो गया इतना, तो ये हटा देती हूँ, डायग्राम कर लिया होगा, तो जब तक थोड़ी बहुत थ्योरी लिखते हैं अपन। चलो हेडिंग डाल लीजिए आपका, दैट इज द ड्यूरा मैटर। अब इसे जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। आपको सब पता है इसके अंदर क्या पढ़ाया है मैंने, तो लिखिए ड्यूरा मैटर के बारे में कि ये क्या है। इट इज द फर्स्ट एंड द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन, which is, ये कैसा है? It is thick and rigid. It is made up of collagen fiber. फिर मैंने आपको बताया जनरली आपका जो ड्यूरा मैटर है, इट इज 2 लेयर्ड। जनरली इट इज 2 लेयर्ड which is fused from each other
कुछ जगहों पर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट एट सेवरल प्लेसेस they are separated from each other उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? They are separated from each other by a space which is called, क्या बोलते हैं उस स्पेस को? क्रेनियल वीनस साइनस। इसके अंदर क्या फील्ड होता है? तेज बोलो। विच इज फिल्ड बाय ब्लड। ठीक है, और इसमें सबड्यूरल स्पेस वाला आपका जो पॉइंट था ना, वो भी अपन इसी के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो क्या बताएगा सबड्यूरल स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड। उसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। और इसके अंदर क्या फील्ड होता है आपका? बताओ। सीरस फ्लूइड, ठीक है, विच इज फिल्ड विद बस ये आपके पॉइंट्स हैं ड्यूरा मैटर के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट आपकी लेयर का नाम क्या था? इट इज अरेक्नॉइड। इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे, उसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप लोग। नेक्स्ट आपकी जो लेयर है, इट इज द अरेक्नॉइड। ठीक है, अब इसके बारे में पॉइंट्स आपको सारे क्लियर होंगे। बताओ क्या क्या लिखती जाऊं। सबसे पहला डिफरेंस तो वो जो ड्यूरा मैटर थी वो आपकी थिक और रिजिड लेयर थी, ये आपकी थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है। वो फर्स्ट और आउटर मोस्ट थी, इट इज द मिडिल लेयर। ठीक है, तो इट इज मिडिल लेयर विच इज थिन एंड डेलिकेट। नेक्स्ट पॉइंट अरेक्नॉइड विलाय के बारे में। हाँ, एक चीज मैंने आपको डायग्राम में जो अरेक्नॉइड विलाय बनाया था ना, ये ऐसे बनाया होगा, ऐसे बनाया था। अब क्योंकि डायग्राम के ज्यादा ही सुंदर बनते हैं ना अपने, इसलिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर तक कर लेना। रीजन, क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको बोला था ना कि आपके जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो सीएसएफ प्रेजेंट होता है, वहां से ही अरेक्नॉइड विलाय से अब्सॉर्ब करके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर डालती हैं। तो ये ऐसे ही उसके अंदर तक इसको डायग्राम में करेक्शन कर लेना। तो लिख लीजिए एट सम प्लेसेस, और सम प्लेसेस का एक्चुअली वही लिखो कहां पर होता है, क्रेनियल वीनस साइनस के जस्ट फ्रंट में। तो लिख लो इन फ्रंट ऑफ क्रेनियल वीनस साइनस क्रेनियल वीनस साइनस के फ्रंट में ये आपके इट फॉर्म विलाय लाइक इनफोल्डिंग्स बनाते हैं। ठीक है, इट फॉर्म विलाय लाइक इनफोल्डिंग्स
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अरेक्नॉइड विलाई। और इस अरेक्नॉइड विलाई करता क्या है? विच अब्सॉर्ब द फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस से अब्सॉर्ब करके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर ड्रेन कर देता है। ठीक है, विच अब्सॉर्ब, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं उसकी, अब आपको पता होना चाहिए, बता चुकी, विच अब्सॉर्ब द CSF, दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लिख लेना आप चाहो तो ब्रैकेट में, आपको नहीं याद हो तो विच अब्सॉर्ब CSF फ्रॉम सब अरेक्नॉइड स्पेस, डेफिनेटली वहीं पर प्रेजेंट होता है आपका CSF, एंड ड्रेन इनटू, किसके अंदर ड्रेन कर देता है ये से? एंड ड्रेन इनटू क्रेनियल वीनस साइनस। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द अरेक्नॉइड। मिडिल लेयर, थिन एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन, विलाई लाइक फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है क्रेनियल वीनस साइनस के फ्रंट में, जिसे अपन बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाई। ये अरेक्नॉइड विलाई CSF को ड्रेन करता है, CSF को ड्रेन कर देता है आपके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर। क्लियर? लास्ट जो थर्ड लेयर है इसकी, इट इज नॉन एज पायामीटर। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो ये पॉइंट कि आपका जो पायामीटर जो है, इट इज द ये है आपकी इनर मोस्ट थिन एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। एक लाइन ये लिख लेना, कुछ जगहों पर आपको पता है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, तो एट सेवरल प्लेसेस इट मर्जेस डीपली इनटू सल्काई ऑफ ब्रेन। क्लियर? It is all about the three layers or the three meninges of brain, that is the dura mater, arachnoid and the pyometer। ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, यहाँ पर चलो लिख दिया ना, सब अरेक्नॉइड स्पेस के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस, अरेक्नॉइड विलाई का काम क्या है ये तो बता दिया। एक पॉइंट इसमें ये और ऐड कर देना, सब ड्यूरल स्पेस तो मैंने लिखा दिया था, सब अरेक्नॉइड स्पेस क्या होता है ये आप लिख लो, मैं बोल देती हूँ। That is the space between the arachnoid and pyometer. It is called subarachnoid space। और subarachnoid space के अंदर क्या filled होता है? तो it is filled with cerebrospinal fluid। ठीक है, it is all about this। Next हम लोग जो है इसका डिवीजन देखेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इसका एम्ब्रियोनिक डिवीजन क्या है, इसके सब डिविजन्स क्या है, और फिर एक एक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप इतना नोट कर लो, ये आपके ह्यूमन ब्रेन की डिवीजन का चार्ट है, इसे आप लोग बना लेना। जहां से आपको पता लग रहा है कि 3 डिवीजन मैंने बनाया, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इसका एम्ब्रियोनिक डिवीजन इसे अपन बोलते हैं, फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन इट इज द मेसेंसेफेलॉन एंड हिंड ब्रेन इट इज द रोम्बेनसेफेलॉन। इसके सब डिविजन्स पढ़ो। फोर ब्रेन के 3 सब डिविजन्स बताए मैंने, ऑल्फैक्टरी लोब दैट इज द राइनसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन एंड द डायंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन को हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं एंड द डायंसेफेलॉन। ठीक है, ऐसे ही आपका जो मेसेंसेफेलॉन है इसके सब डिविजन मैंने बनाया, ऑप्टिक लोब एंड द क्रूरा सेरेब्रे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो हिंड ब्रेन है इसके 2 सब डिविजन है, एक तो पोन्स और सेरिबैलम जिसे अपन लोग मेटेंसेफेलॉन बोलते हैं, और जिसका दूसरा सब डिविजन है दैट इज द माइलेनसेफेलॉन,
इसे MO इसका फुल फॉर्म है, इट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये इसके सब डिविजन्स है। अब सबसे पहले अपन लोग फोर ब्रेन डिस्कस करेंगे। फोर ब्रेन के मैंने 3 सब डिविजन्स पढ़ाए आपको, सेरिब्रम, डायसेफेलॉन और द ऑल्फैक्टरी लोब। इसमें इन दोनों को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द सेरिब्रम एंड द डायसेफेलॉन। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहले डिवीजन ऑफ ब्रेन के अंदर सबसे पहला पार्ट है आपका फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके सेरिब्रम के साथ। क्लियर? ये लिख लिया सभी ने? हटा दो इसे, सेरिब्रम हेडिंग डाल लो। चलो इतना, फर्स्ट डिवीजन है आपका। सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन डिस्कस कर रहे हैं। फोर ब्रेन के अंदर 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक आपका सेरिब्रम, एक आपका डायसेफेलॉन। ठीक है, इसमें सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम और सेरिबैलम, सेरिबैलम हिंड ब्रेन के अंदर है, यहाँ पर मेटेनसेफेलॉन को बोलते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर वैसे बच्चे इसमें गलती नहीं करते हैं क्योंकि ये तो एकदम बेसिक्स हैं आपके इसके। पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कर जाता है कमिट, क्योंकि फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, फंक्शन ऑफ सेरिबैलम और फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो ऐसे डिफरेंस याद रखना। सेरिब्रम तो आपके फोर ब्रेन के अंदर है, हिंड ब्रेन के अंदर है सेरिबैलम। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए आपके इसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर, दैट इज द सेरिब्रम। सबसे पहली लाइन तो इसके अंदर ये लिखो, ये जो आपका सेरिब्रम वाला जो पार्ट है फोर ब्रेन के अंदर, मेजर पोर्शन जो होता है ना आपके ब्रेन का, वो सेरिब्रम ही होता है। यानी कि ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट जो है आपके ब्रेन का, इट इज द सेरिब्रम। और ये आपके ब्रेन के अंदर सबसे डेवलप्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट। मेजर पार्ट कितना है ये भी लिख लो। तो अप्रोक्सीमेटली आपका 2/3 पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो सेरिब्रम ही बनाता है। इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज मोस्ट डेवलप्ड पार्ट, इट इज मोस्ट डेवलप्ड। अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करती हूं इसका, तो ऑलमोस्ट पॉइंट वहां से ही क्लियर कर लेंगे। देखो, बना लो पहले साथ के साथ, फिर मैं आपको पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
बना लिया डायग्राम। पहले तो मैं कुछ बेसिक्स चीज बताऊंगी इसके बारे में, उसके बाद हम लोग इस डायग्राम पर स्विच करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। तो आपको ये तो पता है फोर ब्रेन का पार्ट है आपका सेरिब्रम, ठीक है। ये आपने इतना आपको समझ में आ गया कि आपका जो मेजर पोर्शन होता है ब्रेन का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट जो है आपका ब्रेन का, वो आपके सेरिब्रम बनाता है और ये आपके मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। आपके सेरिब्रम के अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है। सेरिब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके डॉर्सल सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन फिशर, ठीक है। और ये जो आपके दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, फुल्ली तो नहीं लेकिन पार्शियली एक दूसरे से एक वाइट कर्व्ड थिक बैंड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। कॉर्पस कैलोसम जो है ये होता है आपके ब्रेन का लार्जेस्ट कमीशर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन? इट इज द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। या भी क्या है समझ में आया? सेरिब्रम, सेरिब्रम के पास 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इनके डॉर्सल सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है जिसे अपन बोलते हैं मीडियन फिशर। और ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये आपस में एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड, पार्शियली वर्ड यूज किया है मैंने, पार्शियली कनेक्टेड रहते हैं एक वाइट थिक बैंड, कर्व्ड थिक बैंड के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। और ये जो कॉर्पस कैलोसम है इट इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, मैंने बताया कि एक सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर अभी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर और लेटरल, इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दैट इज द एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड द लेटरल पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो है उसको अपन बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। उसके मिडिल पार्ट को हम बोलेंगे पैराइटल लोब, उसके पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब, और उसके लेटरल पार्ट को हम लोग बोलेंगे टेम्पोरल लोब, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के 4 पार्ट बताए मैंने आपको, एंटीरियर, मिडिल, ये टर्मिनोलॉजीज अच्छे से सुनना क्योंकि सारा खेल अब इन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर ही है। एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर और लेटरल, इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। इट इज डिवाइडेड इनटू दिस 4 पार्ट्स, दैट इज द एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड द लेटरल पार्ट। इनके लिए क्या टर्म यूज करते हैं ये आप लोग देख लो। एंटीरियर पार्ट को तो हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड द फ्रंटल, फ्रंटल लोब। मिडिल को हम बोलेंगे पैराइटल, पोस्टीरियर को अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल, और लेटरल को लेटरली बोलेंगे टेम्पोरल, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखो आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा, अब ये लोब समझ में आ गया, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल क्या है, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ये 4 पार्ट्स मैंने आपको बना दिए। फिर उसके बाद ये जो आपका फ्रंटल पार्ट जो है, फ्रंटल पार्ट पैराइटल पार्ट से ये थ्रू सेपरेट होता है। ये देखो ये फ्रंटल पार्ट है, ये आपका पैराइटल पार्ट है, ये इसको सेपरेट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस। तो द फ्रंटल पार्ट ऑफ ब्रेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पैराइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन बाय सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस। ये समझ में आ गया? फिर ये टर्म आपको पता है, पोस्टीरियर पार्ट को बोला ऑक्सीपिटल, लेटरल को बोला टेम्पोरल। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो पैराइटल पार्ट है ये आपके इस ऑक्सीपिटल पार्ट से इसके थ्रू सेपरेटेड है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। तो वही कि पैराइटल पार्ट ऑफ ब्रेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीपिटल पार्ट बाय पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ऐसे ही आपका ये जो टेम्पोरल पार्ट है ब्रेन का, ये आपके फ्रंटल और पैराइटल दोनों से हो रहा है ना, यहां तक आई ये लाइन, ठीक है। तो जो ये टेम्पोरल पार्ट है ये आपके फ्रंटल और पैराइटल दोनों से किसके थ्रू? इसके थ्रू सेपरेटेड है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द लेटरल सल्कस।
आ गया आपको ये पॉइंट समझ में? अभी जब थ्योरेटिकली बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा जो पैराग्राफ आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे या फिर यहाँ पर भी मैं जो लिखाऊंगी, इसीलिए इससे अच्छा है क्योंकि वो क्या फ्रंटल पैराइटल इनके वर्ड्स में आप घूमोगे, तो इसलिए आप ऐसे लिखना भी आपको लग रहा होगा कि क्या है, घूमने वाला कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं थ्योरी लिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज कंफ्यूजिंग नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, लेकिन आप सीधा रट्टा लगाओगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। इसलिए क्या करना, आप लोग ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद मैंने ये जो लिखा है ना यहाँ पर, इसे लिख लेना, फिर इसके बाद वो थ्योरी देखना, तो आपको इजी गोइंग सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कि जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें जो आपका हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपके इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज द एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड द लेटरल पार्ट। एंटीरियर के लिए टर्म यूज किया फ्रंटल, मिडिल के लिए टर्म यूज किया पैराइटल, पोस्टीरियर के लिए टर्म यूज किया ऑक्सीपिटल और लेटरल के लिए मैंने टर्म यूज किया है टेम्पोरल। ठीक है, फिर आप डायग्राम से देख सकते हो कि ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिटल और ये टेम्पोरल। फिर आप देख रहे होंगे कि ये फ्रंटल और ये पैराइटल किसके थ्रू सेपरेटेड है, आपके सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस से। ये पैराइटल और ये ऑक्सीपिटल किसके थ्रू सेपरेटेड है, ये आपकी पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस से। ये जो आपका टेम्पोरल पार्ट, अब ये लाइन आप देख रहे हो जो सेपरेट कर रही है इसको, वो यहां तक आ रही है, यानी कि जो टेम्पोरल पार्ट आपके फ्रंटल और पैराइटल से किसके थ्रू सेपरेटेड है, इसके थ्रू। इसको क्या बोलते हैं अपन, लेटरल सल्कस। यहां तक समझ में आ गया? फिर जो आपके सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट होता है, ये तो आपको डायग्राम से यहां तक समझ में आ गया होगा। सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके ऊपर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे अपन गायरी एंड सल्काई, ग्रूव्स एंड रिजेस बोल सकते हो, ग्रूव्स एंड रिजेस बोलते हैं। इसके डॉर्सल सरफेस पे ग्रूव्स को तो अपन क्या बोलते हैं, गायरी, और सल्काई बोलते हैं अपन रिजेस को। और ये गायरी एंड सल्काई के जो नंबर्स होते हैं ना, जो इंटेलिजेंसी होती है ह्यूमन बीइंग की, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ गायरी एंड सल्काई। जिसमें जितने ज्यादा होते हैं उतना इंटेलिजेंसी। ये सही बात है कि सबके ब्रेन का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी होता है वो अलग अलग होता है। कुछ बच्चे एक ही बार में कैच कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है। ठीक है, तो लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मेहनत, क्योंकि रीजन क्या है, अपना जितना ब्रेन होता है ना, इसका अपन 100% कोई भी यूज नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने यूज किया था, कितना % ब्रेन यूज किया था उन्होंने अपना, पता है? 25। घर जाके देखना, नेट पर सर्च करना कितना किया था। ऑलमोस्ट इतना ही किया था, 25 to 32% के बीच में रेंज है। सबसे ज्यादा ब्रेन आज तक जिसने यूज किया है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही किया है, और उनने भी सिर्फ इतना ही पार्ट यूज किया है। तो आप सोच सकते हो कितना है उसमें से, अपन तो कितना सा, अपन तो फिर कितना ही यूज करते होंगे, हैं? पॉइंट्स में करते होंगे फिर तो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं होता, वो बोलते ना, ये सब इसके ऊपर होता है, अपनी स्किल्स के ऊपर, कि आपने बचपन से अपने ब्रेन को कैसा ट्रेंड किया है। शुरुआत जब अपन बॉर्न करते हैं ना, तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस सबका बराबर होता है। हाँ, अपन जब जिस एज में आप आगे 11th 12th में आप आगे पीएमटी की, प्री मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इस लेवल पे मैं बोल सकती हूँ इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है। लेकिन वो कुदरती नहीं होता कि भगवान ने किसी को ज्यादा दिमाग देके भेजा है, किसी को कम। बचपन से लेकर अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है अब आपका इंटेलिजेंसी लेवल। ठीक है, क्योंकि 100% तो आज तक चलो किसी में ज्यादा कम है भी सही, तो 100% तो कोई यूज कर ही नहीं पा रहा। मैंने बताया कि उन्होंने सबसे ज्यादा यूज किया 25 to 30%, तो यूज आप उतना तो करो। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि किसी में ज्यादा दिमाग होता है, वो डिपेंड करता है आपने बचपन से आपको कैसे, अपने माइंड को कैसे ट्रेंड किया है। उसको यूज नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी चीजों में जंग लग जाता है ना, तो ऐसे दिमाग में भी जंग लग जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आया इतना? चलो इसका अपन थ्योरी सेक्शन लिख लेते हैं, ये इसको नोट कर लो, और ये मैंने ऐसे जो लिखाया है इसको जरूर लिख लेना। इसके बाद मेरे हिसाब से आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये डायग्राम से आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली भी आप देखोगे ना, तो ये जो टर्म्स अगर आपने ये नहीं लिखा होगा तो बहुत कंफ्यूज करेंगी आपको। इसलिए इसको ऐसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग थ्योरी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो इसका थ्योरी। मैं आपको बताऊं, सेरेब्रम के अंदर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। तो सेरेब्रम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर
और डॉर्सल सरफेस पर इनके एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है। ऑन द डॉर्सल सरफेस a longitudinal groove is present जिसको अपन बोलते हैं मीडियन फिशर। और फिर बताया था मैंने आपको कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, तो लिखो कि बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर they are partially connected किसके थ्रू पार्शियली कनेक्टेड रहते हैं ये, बाय कर्व्ड वाइट थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर जिसे अपन बोलते हैं इट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, इस कॉर्पस कैलोसम के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इट इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ ब्रेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर it is divided into 4 lobes, that is the anterior, middle, posterior and lateral। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके एंटीरियर लोब को अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फ्रंटल लोब। तो लिखिए एंटीरियर लोब इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन फ्रंटल लोब। और मिडिल लोब को अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पैराइटल लोब। और ये आपस में एक दूसरे से आपके सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। तो लिख लो फ्रंटल लोब इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पैराइटल लोब फ्रंटल लोब आपके पैराइटल लोब से किसके थ्रू सेपरेटेड रहता है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पैराइटल लोब थ्रू सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस। ठीक है,
एक पॉइंट ये और लिख लेना, मैंने जो एंटीरियर लोब को फ्रंटल लोब लिखा है ना, फ्रंटल लोब लार्जेस्ट लोब है, देखने डायग्राम से भी पता लग रहा होगा, लार्जेस्ट पार्ट फ्रंटल लोब का ही है, तो फ्रंटल लोब इज द लार्जेस्ट लोब, ब्रैकेट में लिख लेना आप इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आपके पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। posterior part is called occipital lobe, और ये आपके इस पैराइटल लोब से पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहती है, ठीक है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम parietal lobe through parieto-occipital sulcus, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके लेटरल पार्ट को अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब, तो लिख लीजिए लेटरल पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड और ये आपका जो टेम्पोरल लोब है, ये आपके फ्रंटल और पैराइटल लोब से आपके लेटरल सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहता है, ठीक है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम frontal and parietal lobe through lateral sulcus, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ग्रूव्स और रिजेस के बारे में, ठीक है, इतना लिख लिया सभी ने? ये कर लिया होगा, इसे हटा रही हूं मैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो सेरेब्रम है, इसके आउटर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर आपकी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिन्हें अपन बोलते हैं रिजेस एंड ग्रूव्स, और आपके डॉर्सल सरफेस पर रिजेस को हम लोग बोलते हैं, ये टर्म यूज करते हैं गायरी, और ग्रूव्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सल्काई। ये क्या करते हैं? ये आपके सेरेब्रम का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाते हैं। फिर प्लस इंटेलिजेंस लेवल से मैंने एक बात की थी, तो गायरी एंड सल्काई ये आपके इंटेलिजेंसी लेवल से रिलेटेड होते हैं, उस इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसी वजह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी जो है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन होते हैं। दैट वाज द रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गायरी एंड सल्काई, ठीक है। आया आपको इतना समझ में? चलो पहले इतना नोट कर लो, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। which is thrown into
into prominent folds, इसको अपन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिजेस एंड ग्रूव्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे जो प्रोमिनेंट फोल्ड्स आपके प्रेजेंट है इन्हें हम बोलेंगे रिजेस एंड ग्रूव्स। फिर इसका जो डॉर्सल सरफेस होता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, तो ऑन द डॉर्सल सरफेस आपके रिजेस को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो डॉर्सल सरफेस है उसके में रिजेस को तो हम लोग टर्म यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड गायरी, और ग्रूव्स को हम बोलते हैं सल्काई। और ये गायरी एंड सल्काई जो है ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द, डेफिनेट सी बात है फोल्ड्स ही है ना ये, तो किसी भी चीज में अगर इनफोल्डिंग्स है तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाती है, तो इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रम। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेना कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये जो है ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, लिख लो गायरी एंड सल्काई सबसे ज्यादा डेवलप्ड आपके ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ही होते हैं ये, दे आर मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स। अब इसके बाद आप ही लिख लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोर डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं, इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपके ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गायरी एंड सल्काई। क्लियर आया आपको यहां तक समझ में? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सेरेब्रम के बारे में कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं, ग्रे मैटर क्या होता है आपका, ये सब एक दो पॉइंट है, लिम्बिक सिस्टम क्या है, ये सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हम लोग को और डिस्कस करने, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इजी सा है, शुरुआत में तो वही आपको डायग्राम से ही ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आज अपन ने वहीं से शुरू किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंक्लूजन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड थे। न्यूरल ट्यूब से फॉर्मेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो तो ब्रेन का डेवलप करता है, कॉर्डल पार्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% डेवलपमेंट आपके 2 साल तक की एज में ही हो गया, 100% डेवलपमेंट 6 to 7 ईयर्स की एज में होगा। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का 100% डेवलपमेंट जो है 4 to 5 ईयर्स की एज में अचीव हो जाता है। ठीक है, फिर और क्या ये डेवलपमेंट हो गया। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने इसकी पोजीशन की बात करी थी, तो स्कल के अंदर ब्रेन जो है इट इज सराउंडेड बाय एक फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल और एक ऑक्सीपिटल बोन, इससे सराउंडेड रहता है। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेन के वेट की बात की, तो मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर 1450 ग्राम, फीमेल के अंदर 1200 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मेनिंजस और द मैनिक्स ऑफ ब्रेन डिस्कस किया था। बताया था मेनिंजस क्या होता है, कि आपका ब्रेन जो है कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है इन्हीं को हम लोग मेनिंजस और मैनिक्स बोलते हैं। 3 मेनिंजस मैंने आपको पढ़ाई थी, दैट इज द ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड एंड द पाया मीटर। अब आप वो डायग्राम स्किप करो, पेज वहां पर डायग्राम से आपको सब समझ में आ गया होगा कि ड्यूरा मैटर जो है ये आपकी फर्स्ट और द आउटर मोस्ट लेयर है ब्रेन की। ठीक है, जनरली डबल लेयर्ड है ये, जो आपस में फ्यूज होती है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सेपरेटेड रहती है, और उस स्पेस को हम बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनस। इस क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर क्या फिल्ड रहता है आपका, ब्लड। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको मिडिल लेयर बताई थी अरेक्नॉइड। ड्यूरा मैटर के बारे में एक पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, ये रिजिड थिक लेयर होती है और कोलेजन फाइबर से बनती है।
अरेक्नॉइड जो है ये थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन है, मिडिल लेयर आपको डायग्राम से ही पता लग रहा होगा। फिर आप देख रहे होंगे क्रेनियल वीनस साइनस जहां मैंने बनाया है उसके जस्ट नीचे विलाय लाइक इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं अरेक्नॉइड विलाय। इस अरेक्नॉइड विलाय करती क्या है ये, तो आपका जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है वहां से सेरेब्रोस्पाइनल, ये चलो मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां क्या होता है, ये मिडिल लेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर इनर मोस्ट लेयर मैंने बताई थी आपको पायामीटर, जो कि ट्रांसपेरेंट और थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना सबड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नॉइड स्पेस के बारे में। तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे सबड्यूरल स्पेस, और इसके अंदर सिरस फ्लूइड जो है ये भरा हुआ होता है। और अरेक्नॉइड और पायामीटर के बीच का जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे सब अरेक्नॉइड स्पेस, और इसके अंदर आपका CSF दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब आपकी जो अरेक्नॉइड विलाई थी ना, ये अरेक्नॉइड विलाई क्या करती है, आपके सब अरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो CSF भरा हुआ है वहां से ये CSF को एब्जॉर्ब करके आपके क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर ड्रेन करती है। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन। उसके बाद अपन ने ये उसका पूरा डिवीजन देखा था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, एम्ब्रियोनिक डिवीजन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। फिर इनके सब डिविजन हम लोगों ने पढ़े। इसमें सबसे पहले मैंने सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन के अंदर वो आपका डिस्कस किया। सेरेब्रम के बारे में बताया, मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट जो है इट इज फॉर्म्ड बाय द सेरेब्रम। फिर अपन ने देखा कि सेरेब्रम, फिर कुछ टर्म्स बताई कि सेरेब्रम जो है दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसके डॉर्सल सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है जिसे हमने बोला मीडियन फिशर। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में एक दूसरे से पार्शियली कनेक्टेड रहती हैं एक वाइड कर्व्ड थिक बेंड फाइबर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इट इज द लार्जेस्ट कमीशर ऑफ द ब्रेन। फिर आपका हर एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ये आपके 4 लोब्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज द एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड द लेटरल। फिर सबकी टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखना, एंटीरियर को बोलेंगे फ्रंटल, मिडिल को बोलेंगे पैराइटल, पोस्टीरियर को बोलेंगे ऑक्सीपिटल और लेटरल को बोलेंगे अपन टेम्पोरल। फिर कौन किसके थ्रू क्या सेपरेटेड है डायग्राम के थ्रू आपको पता होगा। तो एंटीरियर लोब और जो आपका पैराइटल लोब है ये आपस में एक दूसरे से सेंट्रल सल्कस और रोलैंडिक सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं। आपका पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब आपस में एक दूसरे से पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू, और आपका टेम्पोरल लोब जो है ये सेंट्रल और पैराइटल लोब से किसके थ्रू, लेटरल सल्कस के थ्रू सेपरेटेड रहेगा। फिर हम लोगों ने रिजेस और ग्रूव्स, फिर इसको सल्काए और गायरे बोलते हैं, कहां पर ये आपको पता है। और गायरे और सल्काए जो है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आपके सारे लिविंग बींग्स के अंदर। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। इसका कंटिन्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, या आज के क्लास में जैसे जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स बनाओ, ये सब वर्कआउट आप लोग घर जाके जरूर करना और पढ़कर बैठना आज की क्लास, ठीक है। थैंक यू।